Hi guys, welcome back to my channel. I am Bhumika Mitkin. So guys, you are watching Study at Amazement with Bhumika. So stay tuned and watch the video till end. I am here for the part 4 of my video, chapter 2, History, class 8th NCERT. So we have left with the topic War with Marathas. We have completed that. So now we have to start with the topic the claim to paramountcy. So before starting it, I have to tell you one thing, that you have to watch this video till end, and main thing is that you have to do for me is like, share and subscribe. So let's start. The claim to paramountcy. It is clear from the above that from the early 18th century the company pursued an aggressively policy of territorial expansion. कहते अब ये ऊपर जो हमने पढ़ा उससे ये क्लियर था कि अब जो कंपनी थी वो टेरिटरियल एक्सपेंशन के लिए कुछ भी कर सकती थी. अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 to 1823, a new policy of paramountcy was initiated. लॉर्ड हेस्टिंग के अंडर एक न्यू पॉलिसी इनिशिएट हुई जो थी पैरामाउंटसी. पैरामाउंटसी मीन्स सुपीरियर होना, सबसे ऊपर होना. कंपनी क्लेम्ड अथॉरिटी टू पैरामाउंट और सुप्रीम. अब कंपनी ने क्लेम कर दिया कि कंपनी ही एक सुप्रीम पावर है और उससे बड़ी इंडिया में और कोई पावर नहीं है. In order to protect its interests, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom. इससे क्या था, जो उनके इंटरेस्ट थे वो जस्टिफाई हो गए थे कब्ज़ा करने के, और वो धमकाते थे लोगों को कब्ज़े के लिए किसी भी इंडियन किंगडम को. अब ये क्या हुआ, इससे चलते चलते ब्रिटिशर्स ने और भी कई पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की. अब नेक्स्ट पैरा पे आइए. कहते ये जो इनकी पॉलिसीज़ थी ये अनचैलेंज्ड नहीं गई, इनको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े ईस्ट इंडिया कंपनी को. अब कहते हैं कि इन्होंने एक स्मॉल स्टेट ऑफ कितूर, कर्नाटका की एक छोटी सी स्टेट पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, लेकिन जो वहाँ की रानी चन्नम्मा थी उसने स्टैंड लिया और वो ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट उसने चलाया, एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंट मूवमेंट. विकी ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लड़ी. वो 1824 में अरेस्ट हो गई थी और उसके कैद कर लिया गया था, और वो 1829 में मर गई थी प्रिजन के अंदर ही. जो रायना था, एक पुअर चौकीदार संगोली का कितौर में, उसने इस रेजिस्टेंस को कायम रखा. उसकी पॉपुलर सपोर्ट से उसने काफ़ी ब्रिटिश कैंप्स को और रिकॉर्ड्स को तोड़ा और वो पकड़ा गया और उसे फांसी की सज़ा सुना दी गई 1830 में. इसके बारे में आप और पढ़ोगे इस बुक में लेटर ऑन. अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए. अब इसका फर्स्ट पैरा देखिए. कहते हैं अब लेट 1830s में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो रशिया को लेकर घबरा गई, वरीड हो गई. उसने सोचा अगर रशिया यहाँ पे आ गया अक्रॉस एशिया करके, वो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट पे कब्ज़ा कर सकता है. इस डर से उन्होंने क्या किया, अब नॉर्थ वेस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की. उन्होंने एक बहुत बड़ी वॉर लड़ी अफ़गानिस्तान के साथ. 1838 और 1842 तक ये वॉर चली और उन्होंने एक रूल एस्टैब्लिश कर लिया कंपनी ने वहाँ पे. जो सिंध था वो 1843 में सिंध पर भी कब्ज़ा हो गया था. नेक्स्ट लाइन में पंजाब था, लेकिन वहाँ महाराजा रंजीत सिंह की प्रेजेंस की वजह से कंपनी ने अपने पैर वापस कर लिए. रंजीत सिंह की डेथ 1839 में होगी. उसके बाद क्या हुआ, दो लंबी लड़ाइयाँ चली जिसमें क्या था, सिख किंगडम ने फॉट किया, लेकिन अल्टीमेटली 1849 में जो पंजाब था वो एनेक्स्ड हो गया था, मींस कि उसका कंट्रोल ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया था. नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. गाइस अब आ जाइए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. अब क्या हुआ, जो फाइनल वेव थी एनेक्सेशंस की वो किसके अंडर चली, लॉर्ड डलहौसी जो था गवर्नर जनरल 1848 से लेके 1856 तक. अब इसने क्या किया, एक पॉलिसी चलाई
जिसका नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसका मतलब ये था, ये पॉलिसी का जिससे डिक्लेयर हो गया था कि अगर किसी भी इंडियन रूलर की डेथ हो जाती है बिना मेल हियर के, तो उसके किंगडम जो होगी वो लैप्स हो जाएगी, जिसका मतलब कि वो कंपनी के टेरिटरी का एक पार्ट बन जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इंडियन रूलर है वो मर जाता है और उसका कोई बेटा नहीं है, तो उसकी जो किंगडम है वो कंपनी के अंडर आ जाएगी कि सिर्फ मेल्स रूल करेंगे। ऐसे क्या हुआ, इसके बाद एक के बाद एक जो किंगडम्स थी वो कंपनी के रूल के अंदर आती गई डॉक्ट्राइन की वजह से, इस पॉलिसी की वजह से। कंपनी वो कौन कौन सी स्टेट्स थी जो कंपनी के अंदर आती गई, कंपनी के अंडर? सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी। इनकी डेट्स भी आपको गिवन है। कम टू द नेक्स्ट पैरा। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, कहते हैं 1856 में फाइनली जो कंपनी थी उसने अवध पर भी कब्जा कर लिया। इस टाइम क्या था, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट निकाल दिया कि ऑब्लिग्ड बाय ड्यूटी, कि जो अवध है उसके जो पीपल हैं वो मिस गवर्नमेंट के चलते काफ़ी फेस कर रहे हैं। मिस गवर्नमेंट किसकी चल रही थी वहाँ पे? नवाब की। मीन्स उन्होंने लोगों को नवाब के खिलाफ भड़का दिया। इससे क्या हुआ, उन्होंने ह्यूमिलेट कर दिया नवाब को, और जो नवाब था उसको उसके पोस्ट से उतार दिया गया। अब जो अवध के पीपल थे उन्होंने ज्वाइन किया एक ग्रेट रिवॉल्ट जो कि हुआ 1857 में। इसी के साथ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट नाउ। तो अब सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। अभी कह रहे हैं कि जो वैरन हेस्टिंग थे वो गवर्नर जनरल थे 1773 से लेके 1785 तक। वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर्स थे जिन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया कंपनी की एक्सपेंशन से। कंपनी की जो पावर थी उसे एक्सपैंड करने में सबसे बड़ा रोल वैरन हेस्टिंग का था। अब क्या हुआ, उसके टाइम पे जो कंपनी थी उसने पावर सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि बॉम्बे, मद्रास, वहाँ पे भी गेन की। ब्रिटिश टेरिटरीज़ के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी उनको नाम दिया गया प्रेसिडेंसीज। वहाँ पे 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। ईच वॉज रूल्ड बाय अ गवर्नर। हर प्रेसिडेंसी को एक गवर्नर रूल करता था। जो सुप्रीम हेड था एडमिनिस्ट्रेशन का वो था गवर्नर जनरल। वैरन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल था जिसने काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स इंट्रोड्यूस किए। क्या इंट्रोड्यूस किया उसने? रिफॉर्म्स, नोबेलिटी इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस। उसने काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स थे जो वो इंट्रोड्यूस किए। कम टू नेक्स्ट पैरा गाइस। सो फ्रेंड्स, इन द नेक्स्ट पैरा इसमें हम पढ़ेंगे कि 1772 में एक नया सिस्टम था जस्टिस का, वो एस्टैब्लिश किया गया। ईच डिस्ट्रिक्ट जो थी उसमें 2 कोर्ट्स थी, एक क्रिमिनल कोर्ट, फौजदारी अदालत, और एक सिविल कोर्ट, दीवानी अदालत। जो मौलवीस थे और हिंदू पंडित थे उन्होंने एक इंटरप्रेट किया इंडियन लॉ जो कि था यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के लिए, जो कि सिविल कोर्ट्स को देखते थे। जो क्रिमिनल कोर्ट थे वो अभी भी काजी और मुफ्ती के अंडर थे, जो कि जिनको सुपरवाइज करते थे कलेक्टर्स। काजी और मुफ्ती ये 2 मुस्लिम टर्म्स हैं। काजी मीन्स अ जज और मुफ्ती मीन्स अ ज्यूरिस्ट, मीन्स कि इन नॉर्मल लैंग्वेज वकील। So guys, come to the next page. A major problem was that the Brahmin Pandits gave different interpretations of the local laws based on different schools of धर्मशास्त्र। अब जो कहते प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आ रही थी कि जो ब्राह्मण पंडित से वो अलग अलग लोकल लॉज बताते थे, रहते थे, इंटरप्रेट करते रहते थे, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग तरह के रूल्स थे, तो हर कोई अलग चीज़ बताता था, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट स्कूल्स थे धर्मशास्त्र के उस टाइम पे। सो फ्रेंड्स, अब क्या हुआ, कहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी निकालने के लिए, एक यूनिफॉर्म सिचुएशन बनाने के लिए 1775 में
11 पंडित्स थे, उनको बोला गया कि वो एक डाइजेस्ट लिखें हिंदू लॉज की, मीन्स कि एक बुक में सारे के सारे हिंदू लॉज लिख दें। एन.बी. हैलहेड थे जिन्होंने ये हिंदू लॉज को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। बाय 1778 अ कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वॉज ऑल्सो कंपाइल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जजेस। अब यूरोपियन जजेस के बेनिफिट के लिए एक मुस्लिम लॉज की भी एक बुक तैयार करके, एक कोड तैयार करके सबमिट किया गया। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 a new Supreme Court was established, while a Court of Appeal, the Southern Nizamat Adalat, was also set up at Kolkata. अब 1773 के एक्ट के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट थी एक, वो इस्टेब्लिश की गई, जिस और उसके साथ ही एक कोर्ट ऑफ अपील द सदर्न निजामत, वो भी इस्टेब्लिश की गई कोलकाता में। कम टू द नेक्स्ट पैरा। अब ये इन सभी में जो प्रिंसिपल फिगर थी इंडियन डिस्ट्रिक्ट की, वो थी कलेक्टर की, सबसे प्रिंसिपल फिगर जिस पे मेन कंसंट्रेट हो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सुप्रीम वहाँ पे कौन था? एक कलेक्टर था एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब क्या हुआ देखो, उसकी मेन जॉब क्या थी? रिवेन्यू कलेक्ट करना और टैक्सेस कलेक्ट करना और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना अपनी डिस्ट्रिक्ट में, जजेस की हेल्प से, पुलिस ऑफिसर्स की हेल्प से और दरोगास की हेल्प से। दरोगा क्या होते हैं? सिपाही। जो उसका ऑफिस था कलेक्टरेट, वो एक नया सेंटर बन गया पावर का, जिसने पिछली अथॉरिटी ऑफ पावर को रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट है द कंपनी आर्मी। अब नेक्स्ट है द कंपनी आर्मी। अब कहते क्या हुआ, कॉलोनिशियल रूल था जो इंडिया में, वो आ गया नई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और रिफॉर्म के साथ। लेकिन जो उसकी पावर थी वो अभी भी किस पे डिपेंड करती थी? मिलिट्री स्ट्रेंथ पे। जो मुग़ल आर्मी थी वो मेनली किस पे थी? कैवेलरी पे, घुड़सवारों पे, ठीक है, और इन्फेंट्री पे। इन्फेंट्री होते हैं जो पैदल चलते हैं, फुट सोल्जर्स जिन्हें हम बोलते हैं। और क्या थे? जो फुट सोल्जर्स थे उन्हें आर्चरी, तीरंदाजी की ट्रेनिंग दी जाती थी और स्वॉर्ड चलाने की ट्रेनिंग, तलवारबाजी सिखाई जाती थी। जो कैवेलरी थी वो डोमिनेंट थी आर्मी में, मीन्स कि कैवेलरी काफ़ी ज़्यादा होती थी आर्मी में। और जो मुग़ल स्टेट थी उसको इतनी ज़रूरत नहीं थी इन्फेंट्री रखने की, प्रोफेशनल ट्रेन इन्फेंट्री रखने की इतनी ज़रूरत नहीं थी उस टाइम पे। जो रूरल एरियाज़ थे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नंबर में आर्म्ड पीजेंट्स थे, लोकल ज़मींदार थे, जो अक्सर मुगल्स को पैदल सोल्जर्स सप्लाई करते थे। कम टू नेक्स्ट पैरा गाइस। अब क्या होना शुरू हुआ, धीरे धीरे एक चेंज आ गया 18th सेंचुरी में। जो मुग़ल सक्सेसर स्टेट्स थी अवध, बनारस, उन्होंने ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी पीजेंट्स को आर्मी में रखने के लिए एज प्रोफेशनल सोल्जर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सेम मेथड यूज़ किया इसके लिए। तो उन्होंने फुट सोल्जर्स की जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए सेम मेथड यूज़ किया, और उनकी जो ये मेथड से जो आर्मी बनी उनको उन्होंने नाम दे दिया सिपोए आर्मी, मीन्स कि सिपाही वर्ड को रख लिया सिपोए आर्मी, जिसका मीनिंग सोल्जर है। कम टू नेक्स्ट पैरा। अब कह रहे हैं ये कि जैसे चलने का तरीका, जैसे लड़ाइयों का तरीका बदलता गया 1820 से लेके, तो जो कैवेलरी रिक्वायरमेंट थी कंपनी की वो ख़त्म होने लगी। उसकी वजह ये थी कि जो ब्रिटिश एम्पायर था वो बुर्मा, अफ़गानिस्तान, इजिप्ट के साथ लड़ रहा था आर्म्ड मस्केट्स और मैच लॉक्स के साथ, बंदूकों के साथ लड़ाई हो रही थी। मस्केट क्या होगी? एक हैवी गन, एंड मैच लॉक हो गया एक टाइप ऑफ गन थी जिसमें पाउडर डाला जाता था और बत्ती से जलाया जाता था उसको। द सोल्जर्स ऑफ द कंपनी आर्मी हैड टू कीप अ पेस ऑफ चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स। अब जो कंपनी थी उसे बार बार मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स चेंज करनी पड़ रही थी, और अब ये इन्फेंट्री रेजिमेंट्स बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था उनके लिए। सो इन द नेक्स्ट पैरा वी आर गोइंग टू रीड। अब कहते अर्ली 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश थे उन्होंने एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर
बनाना शुरू कर दिया। सो वी हैव टू रीड फ्रॉम द नेक्स्ट पेज नाउ। कहते अब जो सोल्जर्स थे उनको यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी, डिसिप्लिन बनाना शुरू कर दिया और उनकी लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट बन गई जिस वजह से। अब जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स थी जो कि ये कंपनी इग्नोर कर रही थी। लेकिन क्या ये हो सकता था कि कास्ट और रिलीजियस फीलिंग्स जो लोग हैं वो छोड़ दें अपनी? ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जो ये सोल्जर्स थे वो भी तो किसी ना किसी कम्युनिटी के मेंबर थे, उन्हें भी तो वही रहना था। नेक्स्ट पैरा में जो रिवॉल्ट था 1857 का, उससे हमें काफ़ी एक नज़रिया मिलता है वर्ल्ड के सिपोइस के नज़रिए से। वो जो रिवॉल्ट था वो वर्ल्ड के जो सिपोए थे, मीन्स कि जो सिपाही थे, उनके नज़रिए से वो रिवोल्ट था। तो अब हम पढ़ने जाएंगे कंक्लूजन। कहते अब पता क्या हुआ, जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक ट्रेडिंग कंपनी से अब एक टेरिटोरियल कॉन्शियल पावर बन गई थी। अब न्यू स्ट्रीम टेक्नोलॉजी का अराइवल हुआ अर्ली 19th सेंचुरी में, जो इस प्रोसेस में आ गया। टिल देन इट वुड टेक 6 to 8 months टू ट्रैवल टू इंडिया बाय सी। अब स्टीम शिप से क्या हुआ कि जो जर्नी थी वो 3 weeks तक हो गई, जिससे क्या हुआ ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिशर्स यहाँ आने लग गए अपनी फैमिलीज़ को साथ लेकर इंडिया तक। पहले क्या होता था 7 से 8 महीने लग जाते थे इंडिया आने के लिए सी रूट से। अब क्या हुआ, स्टीम शिप्स आ गई, आराम से 3 हफ्ते में वहाँ से इंडिया आया जा सकता था। By 1857 the company came to exercise direct rule over about 63% of the territory and 78% of the population of the India subcontinent, combined with its indirect influence on the remaining territory and population of the country. The East India Company had a virtual the whole of India under its control. अब 1857 तक जो कंपनी थी उसने अपना रूल इस हद तक बढ़ा लिया कि वो 63% ऑफ द लैंड ऑफ इंडिया उस पर रूल कर रही थी, और 78% जो पॉपुलेशन थी, आबादी थी, वो भी उनके अंडर थी। उस साथ ही साथ में जो बाकी का रिमेनिंग टेरिटरी थी, जो रिमेनिंग लैंड था, वो भी उनके इनडायरेक्ट रूल से चल रहा था, और वहाँ की पॉपुलेशन को भी वो इनडायरेक्टली रूल कर रही थी। अब क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसने एंटायर इंडिया पर अपना कब्जा जमा लिया था। तो ये था इस चैप्टर का कंक्लूजन। इसी के साथ ये पार्ट 4 भी हमारा फिनिश होता है। अब नेक्स्ट करते हैं। सो गाइस, थैंक यू अ लॉट, आपने मेरा इतना सपोर्ट किया, मुझे मोटिवेट किया, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो कंप्लीट की। काफ़ी बिग चैप्टर था, ये लेंथी था, इसके मैंने तभी 4 पार्ट्स बनाए थे। आई होप अब आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो। गाइस, मैंने इस पर बहुत मेहनत की है, बस मेरे को आपकी सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी टू मेक मोर वीडियोज़। Just give me that contribution, please, because I think I deserve that. I do hard work. Please subscribe then. If you like my video, then please like it, and if it is possible, then please share my video, that it will reach to each and every student studying this chapter. So guys, thank you a lot for everything. Bye bye. So next I will be doing a civics chapter, right? So see you in that chapter. Please comment in the comment section that how you liked my video. Thank you. Bye.